नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट करियर एकेडमी के चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षा बैंक के हिंदी मीडियम के बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसे स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि कायिक प्रवर्धन किसे कहा जाता है। तो कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? कायिक प्रवर्धन की अगर हम बात करें तो कायिक प्रवर्धन जब मनुष्य कृत्रिम रूप से पौधों के विभिन्न संरचनाओं के नवीन भागों को पैदा करता है, तो उस क्रिया को या उस प्रक्रिया को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। या इसी प्रक्रिया को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है कृत्रिम अलैंगिक जनन। उदाहरण अगर हम बात करें तो आलू में जो कंद होते हैं या जो अकृत के दो प्रकंद होते हैं, है ना, प्रकंद में जो होगा कायिक परिवर्धन पाया जाएगा और इसी को हम कृत्रिक अलैंगिक जनन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माहवारी धर्म को या रजोधर्म या मेंस्ट्रुएशन साइकिल या एमसी या पीरियड्स किसे कहते हैं? हाँ, तो इसका आंसर है महिलाओं में जो हार्मोन चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी की एज के समय, तो गर्भाशय से जिन्हें हम यूट्रस कहते हैं, ब्लड का स्त्राव प्रारंभ हो जाता है, रक्त का स्त्राव हो जाता है और अंदरूनी हिस्सों के अंदर कुछ मानसिक परिवर्तन होते हैं। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुई जिसे यहाँ ऋतुस्राव चक्र के नाम से जाना जाता है, यह विकसित देशों की अगर बात करें तो वहाँ पर लड़कियों में 12 से 13 वर्ष की उम्र में यह प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक लिंगी व उभयलिंगी को परिभाषित करते हुए उनके एक एक उदाहरण दीजिए। तो एक लिंगी वे जीव होते हैं जिन नर व मादा के बीच में केवल एक ही लिंग होता है, जिसमें नर अलग हो सकते हैं, मादा अलग हो सकते हैं। नर के जननांग अलग होंगे, मादा के जननांग अलग होते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा मनुष्य, जिसे हमने स्तनधारी की कैटेगरी में रखा हुआ है। उभयलिंगी की बात करें तो ऐसे जीव जिनके अंदर नर तथा मादा दोनों के लिंग उपस्थित होते हैं। कभी कभी वह नर की तरह व्यवहार करता है, कभी कभी मादा की तरह। उदाहरण के लिए आपका केचुआ, जिसे अंग्रेजी में अर्थवर्म के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुनरुद्भवन क्या है और इसे समझाइए। पुनरुद्भवन विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग को नए जीव के निर्माण की क्षमता को कायिक पुनरुद्भवन कहते हैं। अर्थात इसका मतलब यह है कि कोई किसी जीव अपने स्वयं के अनेक टुकड़े कर लेता है और उसी टुकड़े से अन्य जीव की उत्पत्ति हो जाती है, उसे हम पुनरुद्भवन कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखना दोस्तों, एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा जो होता है उसमें पुनरुद्भवन होता है। पुनरुद्भवन में जब भी किसी भी जीव को अगर हमने छोटे छोटे से कई हिस्सों में विभाजित कर दिया और यदि किसी भी एक हिस्से का हम उपयोग करें तो उससे एक नई संतति का निर्माण या एक नई जीव का निर्माण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कायिक निर्माण की क्रिया को समझाइए, जिसे हम अंग्रेजी में बडिंग कहते हैं। तो बडिंग नए जीवन के निर्माण के लिए एक अलैंगिक तरीका है या अलैंगिक निषेचन की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में शरीर के छोटे से हिस्से से एक नए जीव का विकास किया जाता है, जिससे कि कलिका बनती है। इसमें जो नए जीव का निर्माण होगा वो होने वाला होगा वो विकसित होने पर अलग हो जाता है, वह नए विकसित जीव आगे बढ़ने से जुड़ा रहता है। यह एक अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक निषेचन से आप क्या समझते हैं? तो निषेचन दो तरह के होते हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक निषेचन का अर्थ ये होता है कि जब अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु जो होता है वो फीमेल का पार्ट होता है और जो शुक्राणु होता है वो मेल का पार्ट होता है, जब इन दोनों के अंदर संलयन होता है, ये निषेचन होता है, जिस वजह से युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज को हम इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। मादा के शरीर के अंदर आंतरिक निषेचन होता है तथा जो जीव होगा वह मादा के शरीर के अंदर ही पलता है, इसे कहते हैं आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन यदि किसी भी मादा के अंदर अंडे के रूप में होगा तो उसे ओविपेरस कहेंगे। यदि उसका जन्म किसी संतति या बच्चे के रूप में होगा तो उसे विविपेरस का नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, युग्मनक स्थानांतरण किसे कहते हैं? जो युग्मनक है वो नर से मादा में किस रूप से स्थानांतरित किया जाता है या फिर ट्रांसफर किया जाता है? तो नर तथा या मादा युग्मकों का कायिक रूप से एक दूसरे के नजदीक पहुंचने की क्रिया को युग्मनक का स्थानांतरण कहते हैं।
जितने भी हमारे नर युग्मक होते हैं जिसे हम शुक्राणु कहते हैं वो गतिमान या चलयमान होते हैं, अर्थात मादा के जो युग्मक होते हैं जिसे हम अंडा कहते हैं वो अचलयमान होता है। उच्च पादपों की में पराग की क्रिया या परागकण की क्रिया पाई जाती है, अतः नर युग्मक परागकण मादा तक पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बीजाणु जनन को समझाइए, है ना। बीजाणु जनन या इंग्लिश में कहें तो इसे स्पोरुलेशन। बीजाणु निर्माण में जनक पौधा अपने बीजाणु पेटी जिसे बोलते हैं स्पोरोकेस से सैकड़ों प्रजनन इकाई उत्पन्न करता है जिसे बीजाणु कहा जाता है। जब पौधों की यह बीजाणु पट्टी फटती है और हवा में, जमीन पर, भोजन पे अलग अलग बिखर जाती है और यही वहीं पर जन्म ले लेते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोरुलेशन। और जो स्पोरुलेशन की कंडीशन आती है वह अनुकूलन स्थिति में आती है। अगर हम स्पोरुलेशन का एग्जाम्पल ले तो अमीबा के अंदर स्पोरुलेशन देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खंडन विधि किसे कहते हैं? तो खंडन विधि जब किसी पादप के कुछ खंड हो जाते हैं और प्रत्येक खंड नए जीव को विकसित होते हैं, इस विधि को खंडन प्रजनन विधि कहते हैं। तेज जल प्रभाव के कारण पादप में कुछ खंड हो जाते हैं जो नए शैवाल बन जाते हैं, एग्जाम्पल है आपका स्पायरोगाइरा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्लोन किसे कहते हैं? यह दूसरी संतति से कैसे भिन्न होता है? तो क्लोन एक जैविक रचना है जो कि माता और पिता से समान रूप से दिखाई देता है। इस विधि में अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। जो क्लोन होता है उसका जो शरीर होता है और जो अनुवांशिक होता है वो पूर्णतः माता पिता से समरूप होता है, उसमें कोई विभाजन आपको देखने को नहीं मिलता है। यानी कि क्लोन के डीएनए का हर भाग मूल प्रति के बिल्कुल समान होगा। यानी कि जो पेरेंटल सेल होंगे, जो मातृ कोशिका होगी या जो पितृ कोशिका होगी, वो सभी के सभी डीएनए के गुण संतति में उत्पन्न हो जाते हैं। तो क्लोन जो होते हैं वो मोनोपेरेंटल होते हैं, यानी कि एक ही संतति से उत्पन्न होते हैं, एक ही माता पिता से प्राप्त होते हैं, जबकि संतान जो होती है वो दो माता पिता के युग्मक से मिलकर बनते हैं। क्लोन में अगर हम देखें तो क्लोन में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस सेल डिवीजन का मतलब 2 की पावर n में। यदि n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 2 इज इक्वल्स टू 2 होगा। यदि n इज इक्वल्स टू हम 2 रखेंगे तो 2 इज इक्वल्स टू 4 होगा। तो इसे हम माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन में कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है, जबकि संतान में कोशिका विभाजन समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन दोनों तरह के विभाजन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा निषेचन अधिक प्रगत है? मतलब कौन सा निषेचन ज़्यादा अच्छा होता है, बाह्य निषेचन या आंतरिक निषेचन? तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन किसे कहते हैं। बाह्य निषेचन को शुक्राणु और अंडाणु दोनों को बाहरी वातावरण में छोड़ने की विशेषता होती है, जिसमें शुक्राणु जीव के बाहर अंडे को निषेचित करेगा, जैसे कि स्पॉनिंग को स्पॉन्जिस में देखा जाता है। स्पॉन्जिस जो होते हैं उसमें यह देखा जाता है। आंतरिक निषेचन हम पहले ही पढ़ चुके कि आंतरिक निषेचन क्या होता है। अब आंतरिक निषेचन जो होता है वो बाह्य निषेचन से इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें जो सर्वाइवल रेट होता है, जो जीने की प्रतिशतता होती है, वो जीवों में ज़्यादा होती है और उनके जन्म लेने के चांसेस भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। जब बच्चा माता के शरीर में होता है तो उसे रक्षा प्रदान मिलती है वातावरण से और उसके जीने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रायोफाइटा में वर्धी जनन किस प्रकार होता है? तो ब्रायोफाइटा जो होता है वो आपका प्लांट किंगडम का सेकंड कैटेगरी पे आता है। एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा का नाम आता है। ब्रायोफाइटा के युग्मकोभीद में अनेक प्रकार के वर्धी प्रजनन पाए जाते हैं। यहाँ पर गलत मिसप्रिंट है दोस्तों, वर्धी जनन प्रजनन पाया जाता है। उदाहरण की अगर बात करें तो विखंडन, जैमा कंदे, तंतु, पत्र, प्रकलिका द्वारा इनमें विभाजन देखा जाता है। विखंडन विधि में बहुकोशिकीय जनक पौधे शरीर दो या दो से अधिक टुकड़ों में विखंडित हो जाता है, जिनका जो भाग होगा वो दो भागों में टूट जाएगा। प्रत्येक टुकड़ा पुनरुद्भवन द्वारा एक नई वयस्क संतति का निर्माण कर लेता है। कभी कभी पौधों की पत्ती व तने के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय हरे रंग की संरचना निकलती है। इस हरे रंग की संरचना को हम बोलते हैं जेम्यूल्स। ये अलग होकर अंकुरण द्वारा नए पौधे का निर्माण करती है, नए पौधे को जन्म देती है और पौधों के कंद व तंतु भी नए पौधे का निर्माण
करते हैं। ये कलिकाएं मात्र पौधों से टूटकर भूमि पर गिर जाती है तथा अनुकूलन मौसम आने पर अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती है, जो भूमि के जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण कर अपनी वृद्धि को निर्धारित करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं ब्रायोफाइटा में वृद्धि चरण। और यहीं पर आपका चैप्टर ये समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्र जो इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।